हे गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल स्कूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे। देखो गाइस, इससे पहले हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ब्रह्मास्त्र 1 नाम से है वो सीरीज, आप देख सकते हो। हम उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और ये दूसरा पार्ट है। आई होप इसको हम कंप्लीट कर देंगे इस पार्ट में गाइस, ठीक है। इससे पहले हम आधा वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसका पार्ट 1 है, और ये दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं इसको गाइस। और ये यूपीपीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो घटना चक्र है उसका कंपाइलेशन है। घटना चक्र की जो दृष्टि सीरीज आती है गाइस, ये उसका कंपाइलेशन है। हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं विद डिटेल के साथ। हम उन्हीं पॉइंट को गाइस मतलब हेडिंग करेंगे, उन्हीं को मतलब पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम रेड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको देख रहे हैं जो बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जल्दी करते हैं, वो पहला वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया था, ठीक है गाइस। तो देखो स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से। क्या है 21वां SCO शिखर सम्मेलन गाइस, 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के नाम से ही जाना जाता है। इसकी 21वीं बैठक गाइस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ। किसना? तजाकिस्तान की जो राजधानी है दुशांबे में हुआ। उन्हीं पॉइंट को ध्यान रखना जो मैं गोले गोले कर रहा हूँ या रेड कर रहा हूँ, यहाँ हिट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है आप किसी के पास भी गाइस। सो प्लीज़ जल्दी से देखो, उसको 2-3 बार देखो और निकलो, जिससे आपके माइंड में ये विजुलाइज हो जाए और आप अच्छे से कर पाओ। इसकी बैठक जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की? जो ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, कौन? इमोमाली रहमान। इमोमाली रहमान ने इसकी अध्यक्षता की। 17 सितंबर 2021 की जो बैठक हुई है, 21वीं बैठक SCO की गाइस, ठीक है। और मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। और भारत का प्रतिनिधित्व जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने किया गाइस, ठीक है। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो कि मध्य अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित हुआ। SCTO जिसे बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो है SCO के मध्य में अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र का आयोजन किया गया, ठीक है दोस्तों। मोदी साहब ने, मैंने बताया, वर्चुअली भाग लिया वहाँ से, ठीक है। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला SCO का ये शिखर सम्मेलन है। यह चौथा ऐसा SCO शिखर सम्मेलन है गाइस जिसने भारत ने SCO के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना, जिसकी वर्तमान नाम है नूर सुल्तान, ये नूर सुल्तान क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी है। अस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नूर सुल्तान। इसका SCO का शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 9 जून 2017 यानी कि 2017 में भारत और पाकिस्तान को SCO का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। कहाँ पर? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी उस समय, अब कौन क्या है? उसका नाम बदल दिया नूर सुल्तान, ठीक है। अब 21वां जो SCO शिखर सम्मेलन है, उसके अंत में 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों की नेताओं ने ईरान को SCO की स्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। अब ईरान भी इससे जुड़ना चाह रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, SCO में ईरान की स्थायी सदस्यता प्रदान करने की विधिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस समय अब SCO के 8 पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मतलब कि 4 तो किस्तान है, जो मिडिल ईस्ट वाले जो किस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उसको ध्यान रखना। और रसिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। जो पर्यवेक्षक देश हैं इसके, वो भी याद रख लो। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, ठीक है। 4 देश इसके कौन से पर्यवेक्षक देश हैं, और 6 वार्ताकार यानी कि डायलॉग पार्टनर हैं गाइस, ठीक है। ये कौन कौन से हैं देखते हैं भी। ये है अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। ये क्या है? ये हैं क्या? ऑब्जर्वर, ठीक है। अब 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ क्या? यह शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ है, ठीक है। अब देखो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ गाइस? ये पहली बात 9 सितंबर 2021 को भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था। इसका 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इंडिया, भारत ने, ठीक है। ये वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता मोदी साहब ने की। और 2012 से 16 के बाद ये तीसरा अवसर था, वो पूछ सकते हैं। तो ये कौन सा अवसर था? तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स की मेजबानी कौन कर रहा था? भारत, ठीक है। साथ ही ये दूसरा अवसर था जब मोदी जी इसकी
अध्यक्षता कर रहे हैं, किसकी? ब्रिक्स की। उससे पहले एक बार और हो चुकी है। इसके पूर्व 2016 में ये गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मोदी जी ने। 2016 और 2021 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है गाइस, ध्यान रखना। इसका केंद्रीय विषय समझो क्या है, ये है निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, यानी ब्रिक्स @15 इंडिया ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है गाइस। अब बात करें 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ है। कौन सी? 15वीं वर्षगांठ है, जिसे 13वें शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय में भी दर्शाया गया है। ठीक है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ अन्य सभी ब्रिक्स नेता, यानी ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, कौन है? जेर बोल्सोनारो, रूसी राष्ट्रपति मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अफ्रीका के कौन से राष्ट्रपति हैं? सिरिल रामाफोसा शामिल हुए हैं। ठीक है, ये लोग शामिल हुए वर्चुअली। और 4 क्षेत्रों को इसमें रेखांकित किया गया, ये भी पूछ सकते हैं। नंबर 1 बहुस्तरीय प्रणाली, यानी कि मल्टीलेटरल सिस्टम। दूसरा आतंकवाद का विरोध। नंबर 3 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का लिए डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना, यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट जो टारगेट है उनके लिए डिजिटली और टेक्नोलॉजी तरीके से काम करना और लोगों के मध्य मेल मिलाप बढ़ाना, यानी कि क्या करना? फ्रेटर्निटी की तरीके काम करना, भाईचारा। अब 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसके समापन पर नई दिल्ली डिक्लेरेशन को संयुक्त रूप से स्वीकार किया गया, इसे नई दिल्ली घोषणा पत्र का भी नाम दिया गया। ठीक है गाइस। अब भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत 18 अगस्त 2021 को ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों ने क्या किया? सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों को साझा करने में सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया, यानी कि जितने भी देश हैं इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के आंकड़ों पर भी सहयोग सहमति जताई गई। ठीक है, इतनी सारी ब्रिक्स में हुई। अब देखो आगे। और ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म, ब्रिक्स देशों की एक नई पहल है। ये पूछ ले तो ब्रिक्स वैसे नाम आ रहा है तो आप बता सकते हो क्या पहल है? ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म, यानी ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों की एक पहल है। वहीं ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, यानी कि ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, जो कि एक नई पहल है। ठीक है गाइस। वहीं ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा भी की इन्होंने। किसने? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने गाइस। ठीक है। अब देखो आगे देखो। अब छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन, छठा 6 पूर्वी आर्थिक मतलब ईस्ट इकोनॉमिक मंच की बात हो रही है, समझो। ये 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य रूस के शहर व्लादिवोस्तोक, कौन सा? व्लादिवोस्तोक फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइलैंड में छठे पूर्वी आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखना रूस का शहर है व्लादिवोस्तोक। वर्ष 2015 में इस संस्था की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष यानी कि एनुअली इसका आयोजन व्लादिवोस्तोक में ही किया जाता है। ठीक है, अब समझो पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व में आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की विस्तार करने हेतु व्लादिमीर पुतिन की डिक्री द्वारा किया गया था गाइस। ठीक है, अब देखो चाहो तो पढ़ सकते हो, नॉट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। इसका विषय समझो क्या है? परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर, मतलब द अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार ईस्ट इन ए वर्ल्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। इस सम्मेलन में 25 देश के जो राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी वगैरह बहुत सारे लोग आए इसमें। इस सम्मेलन को 3 सितंबर 2021 को मोदी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। ठीक है, 3 सितंबर को। अब आगे देखते हैं थोड़ा और क्या है इसमें। अब आते हैं दोस्तों, देखो चाहो तो देख लेना क्या क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर दे रहा हूँ। अब देखो G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये 11 से 13 जून 2021 के मध्य यूके की अध्यक्षता में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के कार्बिस बे में। कार्बिस बे जो कॉर्नवॉल यूके में, यानी कार्बिस जो एक जगह है, कार्बिस बे जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, कॉर्नवॉल में। कार्बिस बे एक जगह है कॉर्नवॉल में। कार्बिस बे भी पूछ सकते हैं, वो कॉर्नवॉल भी पूछ सकते हैं। तो कौन सा है? 47वां G7 शिखर सम्मेलन है। ठीक है, जो कॉर्नवॉल है वो इंग्लैंड के कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पर? साउथ वेस्ट में, जैसे ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो कौन सा हो गया? ये वेस्ट साउथ, यानी कि ये वाला, इस तरीके से। इस क्षेत्र की 6 सेल्टिक राष्ट्रों में से एक रूप में मान्यता प्राप्त की। इस क्षेत्र को 6 सेल्टिक राष्ट्रों, जो 6 सेल्टिक राष्ट्र है ना, उनमें से क्या है? एक रूप में मान्यता प्राप्त है गाइस। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था?
इसका मुख्य विषय था 3B, मतलब बिल्ड बैक बेटर। 3B कह सकते हो उसको, B3 कह सकते हो, जो भी कहना चाहो, बिल्ड बैक बेटर इसकी थीम थी। कॉर्नवॉल में आयोजित जी शिखर सम्मेलन का ISO 20121 प्रमाण प्रदान किया गया। कौन सा? ISO 20121 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश यानी कि एज ए गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया था। ठीक है, कौन कौन से देश? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये गाइस इसके मेंबर नहीं है। G7 मेंबर कौन से हैं वो आप खुद पता करके मुझे कमेंट करके बताओ। शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों ने विकासशील यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन देशों को कोविड-19 टीकों की 870 मिलियन अतिरिक्त खुराक प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये खुराकें पूर्व में अमेरिका एवं यूके द्वारा क्रमशः 250 मिलियन एवं 100 मिलियन खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अतिरिक्त होंगी गाइस। वहीं फरवरी 2021 से अब तक G7 देशों द्वारा कोविड-19 टीकों की कुल 1 बिलियन खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता की गई है। अब तक कितनी? 1 बिलियन गाइस। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है ये कट रहा है, एक मिनट आपसे 1 बिलियन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई गाइस। ठीक है, उसके बाद G7 नेताओं ने वैश्विक कर सुधारों पर भी सहमति जताई। इसके तहत G7 नेताओं ने न्यूनतम 15% की दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम दर के सिद्धांत पर सहमति हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ये आ सकता है कि भैया कितने परसेंटेज पर, कितने प्रतिशत पर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को रखा गया? तो वैश्विक न्यूनतम निगम कर कितना रखा गया? 15% रखा गया। इस कितना? 15% G7 के नेताओं द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो है, जहाँ अपना व्यापार संचालित करती हैं प्रत्येक देश में, उनके लिए कितनी? 15% की दर से कर का भुगतान करेंगी वो कंपनियां। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान G7 समूह ने चीन के जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी कि B3W, ये B3 मैंने बोला था उसको, इसलिए ये B3W है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, B3W किसके कंपेरिजन बना? BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसके कंपेरिजन में। B3W पहल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय, जितने भी निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं उनका बुनियादी ढांचे के विकास हेतु आवश्यक लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। कितना? 40 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनके आमंत्रण पर मोदी साहब ने 12 से 13 जून 2021 को वर्चुअल रूप से G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों यानी कि आउटरीच सेशन में प्रतिभाग किया। यह दूसरा अवसर था जब मोदी जी ने इसमें भाग लिया। गाइस समझो, इससे पहले 2019 में ये कहाँ पर हुआ था? बियारिट्ज, फ्रांस में। ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी G7 शिखर सम्मेलन में भारत को सद्भावना भागीदार यानी कि गुडविल पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया गया था 2019 में, अब 2021 में। ठीक है, अब देखो, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस 9वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? देखो, ये कहाँ हुआ है? दुशांबे, तजाकिस्तान में। SCO भी कहाँ हुआ है? संघाई सहयोग संगठन कहाँ हुआ गाइस? दुशांबे। कहाँ पे हुआ है? वो भी दुशांबे, तजाकिस्तान की राजधानी। कहाँ पर? 30 मार्च 2021 को हुआ ये। हार्ट ऑफ एशिया बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। ठीक है, उसका 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ दुशांबे, तजाकिस्तान में। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता यानी को प्रेसिडेंटशिप किसने की? तजाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने। किसने? फॉरेन मिनिस्टर्स ने गाइस। ठीक है, और ये 2 नवंबर 2011 को इस्तांबुल में लॉन्च किया गया था। इसका जो मोटो है, ध्येय वाक्य इसका है, क्षेत्रीय सुरक्षा पर इस्तांबुल प्रक्रिया और सुरक्षित एवं स्थिर अफगानिस्तान हेतु सहयोग। ठीक है, उसके बाद हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के उद्देश्य भारत सहित 15 क्षेत्रीय भागीदार देशों यानी कि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके मध्य क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अफगानिस्तान एवं उनके आसपास के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व एवं समृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक है, तो भाई 4 दिसंबर 2016 को अमृतसर जो है, भारत का जो अमृतसर जगह है पंजाब में, उसको हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के 6ठे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? अमृतसर, भारत में। ठीक है गाइस, 6ठा मंत्री स्तरीय सम्मेलन का। अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब इसकी 10वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 में अफगानिस्तान में। 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन
2022 में अफगानिस्तान में प्रस्तावित है गाइस। ठीक है, अब ये देखो इम्पोर्टेंट है बहुत। अगला, क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च 2021 को क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन वर्चुअल माध्यम से हुआ गाइस। मोदी जी के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या है शामिल हुए इसमें 12 मार्च 2021 को। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन के उपरांत द स्पिरिट ऑफ द क्वाड शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। क्या? द स्पिरिट ऑफ द क्वाड नाम से। इस शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं द्वारा द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की घोषणा की गई। किसकी? द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की। इस पहल का उद्देश्य था कि 2022 तक, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कोविड-19 टीकों की 1 बिलियन खुराकें उपलब्ध कराना। ठीक है, किसका? द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप का। अब देखो 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर बात करें तो क्वाड समिट को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना, इसका पूरा मीनिंग भी पूछ सकता है क्वाड का, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें 4 देश शामिल हैं दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं जापान। ठीक है, अब समझो, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ है। कौन सा? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य ये ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल तरीके से हुआ। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन संपन्न हुआ ऑनलाइन। ये 20वां संस्करण था। इसका केंद्रीय विषय दोस्तों क्या था? हमारे साझा भविष्य को पुनर्भाषित करना एंड सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण। ठीक है, क्या था? रिडिफाइनिंग और कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। तो 10 फरवरी 2021 को मोदी जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। 10 फरवरी 2021 को है। ठीक है, ये पहली बार इस शिखर सम्मेलन को पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया। पूरी बार ये वर्चुअल तरीके से पहली बार किया गया। इस जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है तेरी जो द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट है हमारा, उसकी वार्षिक ट्रैक 2 पहल है। तेरी की एक वार्षिक ट्रैक 2nd पहल है। क्या? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की एक वार्षिक ट्रैक पहल है तेरी की। ठीक है, समझे आप? नहीं, देखो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है वो तेरी की एक ट्रैक है, एनुअल ट्रैक है इसका। आप समझो, इसका जो आयोजन है कब किया गया था? 2001 में शुरू हुआ और ये 21वां संस्करण है जो 16 से 18 फरवरी 2022 को संपन्न होगा 2022 में। ठीक है, इसका विषय क्या रखा गया है जो 2022 में होने वाला है? उसका एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत एवं निष्पक्ष भविष्य की सुनिश्चित करना, यानी कि टुवर्ड्स ए रेजिलेंट प्लेनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर गाइस। ठीक है, अब देखो चौथा वन प्लेनेट समिट हुई है। चौथी वन प्लेनेट समिट कहाँ हुई है? 11 जनवरी 2021 को। ये हाइब्रिड प्रारूप में हुई, पेरिस में व्यक्तिगत रूप से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, इसका क्या था? जैव विविधता पर चौथे वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया। 4th वन प्लेनेट समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हाइब्रिड रूप से, वैसे पेरिस में ये थी, होनी थी, पेरिस में ही हुई। इसका आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ एंड वर्ल्ड बैंक यानी कि यूएनओ, फ्रांस एंड वर्ल्ड बैंक के सहयोग से संपन्न हुआ। इसका थीम था प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करें, यानी कि लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, जो पेरिस समझौता है जो 2015 में अंगीकृत किया गया था, उसके 2 वर्ष बाद 12 दिसंबर 2017 को पहले वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया। और दूसरे वन प्लेनेट समिट का आयोजन कब किया गया दोस्तों? 26 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क शहर, वहाँ पर यूएसए में जो है वहाँ पर संपन्न हुआ। और इसका तीसरा संस्करण 14 मार्च 2019 को जो है केन्या में, जो केन्या है पूर्वी अफ्रीकी यानी कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है केन्या, उसकी राजधानी नैरोबी में संपन्न हुआ। एंड वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन के दौरान स्थलीय एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने से संबंधित 2 पहलों को लॉन्च किया गया वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन के दौरान। ये 2 पहलें कौन कौन सी थी? नंबर 1, हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल, यानी कि हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल। इस पहल को फ्रांस एवं कोस्टा रिका द्वारा लॉन्च किया गया। और इस पहल के अंतर्गत क्या था कि भैया देश भर में 2030 तक 30% स्थलीय एवं समुद्री पारितंत्र के
संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध, ठीक है। दूसरा था एग्जाम्पलरी मेडिटेरेनियन इन 2030, ठीक है, ये दूसरी पहल थी गाइस, ठीक है। अब समझो आगे, इस नए गठबंधन को फ्रांस, स्पेन एवं किसने, इसको फ्रांस, स्पेन एंड मोनाको द्वारा लॉन्च किया गया। फ्रांस, स्पेन एंड मोनाको द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, ठीक है। आगे समझो, इस गठबंधन की 4 प्रतिबद्धताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का विकास। नंबर 2, अत्यधिक मत्स्य ग्रहण की समाप्ति, यानी ओवर फिशिंग नहीं करनी है भैया। समुद्री प्रदूषण से निपटना एवं एकल प्रयोग प्लास्टिक की समाप्ति, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करो। समुद्री परिवहन का क्या, ग्रीनिंग, हरितन करना, उसको ग्रीन करना, ठीक है। और पशुओं से उत्पन्न होने वाली महामारी की रोकथाम हेतु क्या चलाया गया, फ्रांस ने प्रीजोड यानी कि इसको देखो, प्रीजोड यानी कि प्रिवेंटिंग जूनोटिक डिजीज इमरजेंसी की पहल लॉन्च की, किसने, फ्रांस ने। अब देखो तीसरी ISA सभा क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको बोलते हैं। ये 14 से 16 अक्टूबर 2020 को वर्चुअल हुई दोस्तों। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहलाती है। पहली सभा 2018 में 2 से 5 अक्टूबर के मध्य ग्रेटर नोएडा में हुई, समझो। अब मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, जल्दी करते हैं। दूसरी ISA समिट कहाँ हुई, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में। पहली कहाँ हुई, ग्रेटर नोएडा, दूसरी नई दिल्ली में 2019 में। अब ISA की तीसरी सभा कहाँ है, इसके संस्थापक देश भारत और फ्रांस को अगले 2 वर्ष के लिए पुनः क्रम से अध्यक्ष, भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। और ISA के क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से दोस्तों इस सभा ने 4 क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्षों का चुनाव किया है ISA ने। अब कौन कौन से, देखो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए इन्होंने चुना है फिजी एवं नौरू को, और वहीं अफ्रीकी क्षेत्र के लिए मॉरिशस एवं नाइजर को, यूरोप एवं अन्य क्षेत्र से UK एवं नीदरलैंड, और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र से क्यूबा एंड गोयना। यार गाइस प्लीज़ याद करके जाइएगा क्योंकि पूछ सकता है वो ये क्वेश्चन ISA वाला, क्योंकि इंडिया के माथित है, इंडिया की रिगार्डिंग है ये। अब देखो ISA सभा द्वारा विश्व सौर बैंक की स्थापना हेतु समर्थन व्यक्त किया कि भैया एक वर्ल्ड सोलर बैंक बना लो। ISA ने वैश्विक कंसल्टेंसी अर्नेस्ट एंड यंग EY की साझेदारी में ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020 तैयार की है, किसने, ISA ने। और ये तीसरा ISA सभा के दौरान पहली बार सौर क्षेत्र में कार्य करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा गाइस, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार द्वारा अधिकतम तैरता हुआ सौर क्षमता से लैस, ठीक है, मैक्सिमम फ्लोटिंग कैपेसिटी से लैस देशों के लिए दिया जाने वाला विश्व सरैया पुरस्कार, जो इंजीनियर थे हमारे विश्व सरैया, वो पुरस्कार क्रम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, और यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को प्रदान किया गया, ठीक है। कर्नाटक सरकार द्वारा अधिकतम तैरती हुई सौर क्षमता से लैस देशों के लिए। वहीं वैश्विक महामारी के मद्देनजर ISA ने सदस्य देशों में ISA केयर्स की स्थापना की, जो सदस्य देश हैं, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सौर ऊर्जा की तैनाती की जा सके, ठीक है। वहीं 8 सितंबर 2020 को ISA ने भारत सरकार तथा वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड OSOWOG, ये ध्यान रखना, 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड OS ऐसे करके, ठीक है, त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए, किसने ISA, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसकी देखभाल कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज की देखभाल करेगी, ठीक है। ये जो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की पहल का कार्यान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियों हेतु ISA एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। अब यहाँ समझो, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजिकल सम्मेलन 8 सितंबर 2021 को, ठीक है, ISA तथा फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। याद रखना 8 सितंबर 2021 को फिक्की एंड किसने, ISA ने, फिक्की के साथ में। वर्ष 2019 में गाइस लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए केमिकल जो साइंस है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर M स्टैनली विटिंगम, जॉन B गुडिनफ तथा अकीरा योसेनी के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। वहीं सोलर इम्पल्स फाउंडेशन जो कि स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष बर्नार्ड पिक्काई ने भी इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर इसे गौरवान्वित किया। किस किसने हिस्सा लिया, मैंने बता दिया सब।
देखो इस अवसर पर देखो लिथियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आईएसए का प्रौद्योगिकी जनरल सोलर कंपास 360 भी लॉन्च किया। आईएसए का प्रौद्योगिकी जनरल एक ये न्यूज़पेपर है, जनरल है, सोलर कंपास 360 भी लॉन्च किया इस अवसर पर। ठीक है, अब गाइस अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन देखते हैं, इसको जल्दी जल्दी करके निकलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन क्या हुआ है समझो। देखो कनाडा संघीय चुनाव 2021 की बात हुई है, 20 सितंबर 2021 को आयोजित हुआ, जिसमें जस्टिन ट्रूडो को तो लिबरल पार्टी से उन्होंने 158 सीटों से जीत हासिल की और हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी बहुमत में आई और लिबरल पार्टी बहुमत 170 सीटें हासिल ना कर सकी। इसलिए 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता एवं दूसरी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और इस चुनाव में कुल 17 सीटें भारतवंशियों ने जीती, ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो कनाडा में कौन बन गया अब इस समय? जस्टिन ट्रूडो बन गया लिबरल पार्टी से। ठीक है, मोरक्को में संसदीय चुनाव हुआ, वहाँ पर कौन है? 10 सितंबर 2021 को। यार ये सब तो नहीं पूछेगा। देखो वहाँ पर क्या हुआ, चुनाव परिणाम में अजीज अखन्नौज की पार्टी नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस RNI ने 102 सीटें हासिल की। और यहाँ पर क्या है, अजीज अखन्नौज जो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनको इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के साथ एदिन अल ओथमानी का स्थान लेंगे ये। ठीक है, इनको क्या बनाया गया है? प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, 10 सितंबर 2021 को मोरक्को के शाह मोहम्मद ने अजीज अखन्नौज का देश के नए प्रधानमंत्री घोषित किया गया। ठीक है, मोरक्को को। ठीक है दोस्तों, जाम्बिया में भी राष्ट्रपति चुनाव हुआ। यहाँ पे यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के कौन बनाए गए देखते हैं। इतना कुछ नहीं, ये याद रखो किसको बनाया गया है। उसके जो होकेंडे हिचिलेमा, उन्होंने इतने मत प्राप्त किए और राष्ट्रपति ने बना दिया गया। यानी अगर बात करें तो इनको राष्ट्रपति बनाया गया। निवर्तमान राष्ट्रपति इन्होंने एडगर लुंगी को पराजित किया। ठीक है, ये सोचो किसको पराजित किया, कोई मतलब नहीं। ईरान में भी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, 5 अगस्त 2021 को हुआ और 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया किसने? अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने गाइस। ठीक है, और इब्राहिम रईसी जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं 8वें, वो मुख्य न्यायाधीश थे ईरान के 2019 से। सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। सीरिया में गाइस बशर अल असद को 95% मतों के साथ चौथी बार राष्ट्रपति चुना गया है। किसको? बशर अल असद को। 26 मई 2021 को यहाँ पर चुनाव हुआ सीरिया में। ठीक है, अब आगे बढ़ो। वियतनाम का चुनाव हुआ। वियतनाम में गुयेन फ्रू ट्रोंग के नेतृत्व वाली वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को 485 सीटें प्राप्त हुई। शाबाश इनको। गुयेन फ्रू ट्रोंग जो है वियतनाम के कौन है? राष्ट्रीय, इनकी राज्यसभा ने इनको विधायी सदस्य चुना, यानी कि ये कौन है? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं गुयेन फ्यू ट्रेन। जिबूती में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। तो यहाँ पर कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह 5वीं बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। कौन? इस्माइल उमर गुलेह जो है जिबूती के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो 1999 से जिबूती के राष्ट्रपति हैं। नीदरलैंड में आम चुनाव हुआ गाइस। यहाँ पे कौन है? वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे की पार्टी BBD ने कि इतने मतों के साथ इतनी सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो प्रधानमंत्री मार्क रूटे एवं इसकी पार्टी नेतृत्व में आई और सरकार बनाई। रूटे जो हैं, मार्क रूटे चौथी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीते। कौन? मार्क रूटे कितनी बार? नीदरलैंड के चौथी बार। एस्टोनिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महिला बनी है, यानी कि जनवरी 2021 में काजा कल्लास जो रिफॉर्म पार्टी से हैं, बाल्टिक राष्ट्र है ये, एस्टोनिया बाल्टिक राष्ट्र है पहली बात, उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। किसने? काजा कल्लास ने। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। काजा कल्लास रिफॉर्म पार्टी से। ठीक है, अब समझो, बहुत ज़्यादा मतलब खींचना नहीं है यार, इतना कहाँ से याद करेंगे आप भी। एस्टोनिया विश्व का एकमात्र देश है जहाँ जिसके दोनों शीर्ष पदों यानी कि राष्ट्रपति जिसे बोलते हैं वहाँ पर महिलाएं विराजमान है। एस्टोनिया विश्व का एकमात्र देश बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। वहाँ पर प्रधानमंत्री पे काजा कल्लास हैं और यहाँ पर कौन है राष्ट्रपति? कैस्ट्री कलजुलेद एवं प्रधानमंत्री पर महिलाएं विराजमान हैं। राष्ट्रपति कौन है वहाँ पे? कैस्ट्री कलजुलेद एस्टोनिया के। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन है? सादिर जपारोव। ये सादिर जपारोव को अतातुर्क पार्टी ने छठा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की उन्होंने। रोमानिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? रोमानिया के प्रधानमंत्री की बात करें 23 दिसंबर 2020 को फ्लोरेंस सीटू ने रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये नए प्रधानमंत्री बने। कुवैत के प्रधानमंत्री की पुनर्नियुक्ति हो गई है दोस्तों।
7 दिसंबर 2020 को कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने शेख सबा अल खालिद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया। ठीक है। घाना में राष्ट्रपति चुनाव, घाना में कौन है? 7 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ आम चुनाव। इसमें नाना अकुफो एडो जो न्यू पेट्रोटिक पार्टी की घाना का पुनः राष्ट्रपति चुना गया। ये 8वां राष्ट्रपति चुनाव था घाना का। ठीक है। घाना एक अफ्रीकन कंट्री है, इनको चुना गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपके लिए भी। नवंबर 2020 में हुआ। 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए। अमेरिका डेमोक्रेट पार्टी से 306 इलेक्टोरल वोट के साथ जीत दर्ज की। कौन? जो बाइडेन। ठीक है। और 20 हासिल की इन्होंने। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के सबसे उम्रदराज एवं 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ की। सबसे उम्रदराज 46वें राष्ट्रपति, यानी कि 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुना था 59वां, लेकिन ये नंबर में कौन से हैं? 46वें। जो बाइडेन ने 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, 2009 से 17 तक। और नवंबर 2020 में संपन्न चुनाव में कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली एशियाई मूल की उपराष्ट्रपति बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं गाइस। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा समझो। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप बनाया गया है। प्राकृतिक आपदाएं जो होंगी उसकी भविष्यवाणी करने वाला ऐप बनाया है। 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया और IIT रुड़की ने इस ऐप का निर्माण किया। किसके तथा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसके द्वारा और IIT रुड़की के द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। ये आपदा आने से पहले क्या करेगी? चेतावनी देगी, चाहे वो प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में हो या कोई भी चीज़ हो उसके बारे में, जो भी आपदा से रिलेटेड है, चाहे लैंडस्लाइड वगैरह वगैरह है, उस समय से पूर्व प्रबंधन समय यानी कि मैनेजमेंट कर सकें। ये ऐप बनाया गया है, प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप। ठीक है। हैती में भूकंप आया है, समझो। 14 अगस्त 2021 को हैती में 7.2 तीव्रता वाला रिक्टर स्केल पर, ये फ्रिक्वेंसी नापता है, रिक्टर स्केल ध्यान रखना। उसकी केंद्र हेतु इसका क्या था? हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस से 125 किलोमीटर पश्चिम में था। हैती की राजधानी याद रखना, मैचिंग में आ सकती है, पोर्ट ओ प्रिंस। 2010 में यहाँ इससे पहले 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। सो सैड गाइस। देखो फुकुतोकु आको ओकानाबो ज्वालामुखी है। ये जापान के मिनाबी इवो जिमा द्वीप के 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित अंत्य समुद्री यानी कि सबमरीन ज्वालामुखी, समुद्र के अंदर है गाइस। 29 मीटर नीचे है समुद्र में ये। और ये 12 अगस्त 2021 को जापानी उपग्रह हिमावरी 8 द्वारा उद्गार का पता लगाया गया। इससे पहले इसमें 2010 में उद्गार देखा गया था। माउंट मेराबी इंपोर्टेंट। 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ, यानी कि कहाँ पर? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह फूट गया। ठीक है। माउंट मेराबी का है। इस प्रस्फुटन को मेराबी का सबसे बड़ा लावा प्रवाह माना जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट मेराबी गाइस। अब अलास्का में फूटा अगस्त 2021 में। यहाँ स्थित 3 ज्वालामुखी में विस्फोट घटना दर्ज की गई। कौन कौन सी? पावलोक, ग्रेट सेटिकन एवं अलेशियन द्वीप में स्थित सेसी सोपोयनाय ज्वालामुखी शामिल है। ये कहाँ पर? पावलोक, ग्रेट सेटिकन, अलेशियन में। पावलोक ज्वालामुखी वर्ष 1980 के बाद से अलास्का का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। कौन? पावलोक, जो कहाँ पर है? ग्रेट सेटिकन अलेशियन द्वीप में स्थित सेसी सोपोयनाय में है। तुर्की में सी स्नोट का प्रकोप। जून 2021 में काला सागर जो ब्लैक सी है वहाँ ब्लैक सी को एजियन सागर से जोड़ने वाली तुर्की की मरमरा सागर, यानी कि जो मरमरा सागर है, मरमरा जो सी है वो क्या है? वो तुर्की मतलब काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाला जो तुर्की है वहाँ पर है मरमरा सागर, उसमें सी स्नोट का प्रकोप देखा गया। अब सी स्नोट देख लो क्या है। सी स्नोट जो है ये समुद्री लाशा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। कीचड़ जैसा, जैसे होता है ना कीचड़ ऐसी काली काली हल्का वैसा, जो कि समुद्री श्लेष यानी कि मरीन मिक्लेज जो होते हैं, जो शैवालों में पोषक तत्वों के प्रति प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निमोचन
की वजह से होने वाला गर्म मौसम में होता है। ठीक है, ये समझो सी स्नोट क्या है। सी स्नोट वो है कि जो समुद्री लासा होता है ना, उसमें प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का चिपचिपा गाढ़ा सा विस्कोटेड पदार्थ है, कीचड़ जैसा, जो कि समुद्री स्लेज में है, यानी कि समुद्री मरीन म्यूकेलेज है ये। जो शैवालों में जो पोषक तत्व होते हैं ना, उसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं, वो सॉरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अधिकता के कारण क्या होता है, ये फूट जाता है गर्मी से, या पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से, या इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक कचरे की वजह से गैस। ठीक है, यह प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पानी के स्रोत में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। उसे क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन कहलाती है। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ रहे हैं। यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है। कौन, सी नॉट। ठीक है, समुद्र की सतह के साथ साथ 80 से 100 फीट नीचे की ओर भी प्रसारित हो गया है और भी नीचे पहुंचकर समुद्र तट को ढक सकता है गाइस। ठीक है, अब ये देखो कुछ साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून और वगैरह वगैरह। देखो इसे एक साथ समझो। साइक्लोन जो होता है ना, वो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन जो होते हैं, हमारे इंडियन ओशन में उनको साइक्लोन मिल जाता है, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। वहीं पैसिफिक ओशन में उन्हें टाइफून बोला जाता है और अटलांटिक ओशन में उन्हें हरिकेन बोला जाता है। ठीक है, ये समझो। देखो इडाई जो है इंपॉर्टेंट है। इडाई जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एवं मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, ये कहाँ पर है, ये ईस्टर्न अफ्रीका के कंट्री हैं, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड मलावी। ये 2019 के मार्च में आया इडाई तूफान, साइक्लोन, जो आप कहना चाहो। कैनेथ कहाँ पर आया, मोजाम्बिक में 2019 में। ठीक है, डोरियन कहाँ पर आया, हरिकेन, बहामास में, सितंबर 2019 में। डोरियन हरिकेन है, कहाँ पर आया, बहामास में 2019 में। हगीबीस कहाँ पर आया था, ये टाइफून है, ये कहाँ पर आया, जापान, पैसिफिक ओशन 2019 में। फैक्साई, ये भी टाइफून, जापान में आया 2019 में। फानी कहाँ पर आया, भारत, 2019। ठीक है, मारिया कहाँ पर आया, ये हरिकेन है, प्यूर्टोरिको में 2017 में। जीन हैती में आया, सैंडी हैती में आया, नरगिस म्यांमार में आया। ठीक है, इस म्यांमार मतलब अरेबियन सी में, सॉरी इंडियन ओशन में। ये देख लो, मैचिंग के लिए आ सकता है। बोफा कहाँ आया, फिलीपींस, हेयन फिलीपींस में, माककुट फिलीपींस में। निसर्ग भारत में अभी आया रिसेंटली 2020 जून में। निसर्ग, अम्फान भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बे ऑफ बंगाल में आया 2020 में। ये निसर्ग भी वहीं आया। और क्यार पश्चिमी भारत, ओमान, यूएई, सोमालिया। ठीक है, पश्चिमी भारत क्यार 2019 में आया था। तो ये सारे तूफान आए जो मैंने आपको बता दिए। आप एक बार मैचिंग के लिए आ सकता है। अब बुलबुल कहाँ है, बुलबुल आया थाईलैंड, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश 2019 में। निवार भारत एवं श्रीलंका में आया, निवार गाइस, कहाँ पर, नवंबर 2020 में। इंपोर्टेंट है, भारत एवं श्रीलंका। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आया निवार। ठीक है, अब माउंट सनाबंग ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में अवस्थित है ये, जिसका 6 मई 2021 को विस्फोट प्रारंभ हुआ और उसके उपरांत इसमें रात 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया। और ये जो ज्वालामुखी 400 वर्ष बाद 2010 से सक्रिय है, समझ रहे हो। इंडोनेशिया जो है प्रशांत महासागर से जो लगा है रिंग ऑफ फायर का भाग है, जहाँ पर विश्व के 75% ज्वालामुखी का घर है और 90% भूकंप का ये भाग है, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, चक्रवात तौकते या ताउते जो हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकना। मई में आया था ये, मई में भारत के पश्चिमी तट अरब सागर में आया है पहली बार। उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ताउते या तौकते। इसका लैंडफॉल क्षेत्र था गुजरात पर इसने तबाही मचाई। IMD के अकॉर्डिंग ये एक्सट्रीमली सीवियर था, गंभीर चक्रवात था, क्योंकि इस चक्रवात की गति 160 से 180 किलोमीटर रखेगी, जो गुजरात तट से टकराया। 23 वर्षों में पश्चिमी तट पर अपना अब तक का सबसे भयावह तूफान था और इसका नामकरण तौते या तौकते का म्यांमार ने द्वारा किया गया था। तौकते का अर्थ है गाइस शोर करने वाली छिपकली, जिसे बोलते हैं गैको। क्या है, शोर करने वाली छिपकली मतलब गैको। यास तूफान आया मई 2021 में। तौकते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश के दक्षिण में यास तूफान आया। तूफान ने उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में खूब प्रभावित किया। IMD ने इसे अत्यंत गंभीर तूफान की श्रेणी में रखा। इसका नाम किसने रखा था, यास का ओमान द्वारा रखा गया, जो फारसी भाषा से संबंधित है और जिसका अर्थ होता है जैस्मिन। ठीक है गाइस, देखो मैं बहुत जल्दी पढ़ा के और निकल रहा हूँ गाइस, क्योंकि टाइम नहीं है गाइस। यही पॉइंट हैं जो आएंगे एग्जाम्स में, और कुछ पूछेगा नहीं। अगर पूछेगा तो फिर UPSC और PCS में फ़र्क ही क्या रह जाएगा।
दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, बहुत समझो, बहुत अच्छा है। ये आ सकता है 20 मई 2021 को सबसे बड़ा आइसबर्ग यानी कि हिमखंड जिसे बोला गया A70, ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया। A76 सॉरी, यह हिमखंड 4320 वर्ग किलोमीटर यानी कि 4320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और ये टूटकर कहाँ है, ये जो आइसबर्ग है A76 वेडल सागर में स्थित, यानी कि वेडल सागर जो है कहाँ पर, अंटार्कटिका में, उसमें स्थित रॉन आइस शेल्फ से अलग हो गया, रॉन आइस शेल्फ से। ठीक है गाइड, ये जानकारी सर्वप्रथम यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से दी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी को ESA बोल दो। इससे पहले वर्ष 2020 में A63A हिमखंड के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी पूछ सकता है A76 A63A हिमखंड के साथ जॉर्जिया द्वीप से टकराने के पश्चात, कहाँ से, जॉर्जिया द्वीप से टकराने के पश्चात उसके आसपास मिलने वाले जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था, परंतु वर्ष 2021 में यह पिघल गया था। कौन सा, A63 स्मॉल है, यह सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जो पूर्वी प्रांत है, यहाँ पर जावा प्रांत है पूर्वी, उसमें ये स्थित है। 16 जनवरी 2021 को विस्फोट हुआ और इसकी तीव्रता इतनी थी कि भैया धुआं और राख 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया। कितना, 5.6 किलोमीटर। इस ज्वालामुखी को द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। किसको, सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में है और ये जावा का सबसे ऊंचा एवं सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है इस, ठीक है, सेमेरू। अब देखो, लेह में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। 29 दिसंबर 2020 को लेह में की गई मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर है, 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र बनाया गया लेह में। यह केंद्र नुब्रा, चांगथांग, पेंगोंग झील, कारगिल, द्रास, दाबेमा जो आर्यन घाटी है, खलसी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के मौसम के पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, अब आता है क्लाउआ ज्वालामुखी। यह अमेरिका के हवाई राज्य के हवाई द्वीप में स्थित है, सबसे विस्फोटक है। दिसंबर 2020 में इसमें भी विस्फोट हुआ और 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। भैया बात करें तो वर्ष 1983 से लगातार इसमें विस्फोट जारी है। ठीक है, ये गुंबदाकार है। इस ज्वालामुखी में पुनः नवंबर 2021 में विस्फोट की आशंका है। वहीं मुंबई समुद्र पर तट पर नीला ज्वार आया। दिसंबर 2020 के मुंबई के जुहू समुद्र तट पर, महाराष्ट्र के देवगढ़, बैलस और मुरुद समुद्र तटों पर नीले ज्वार की घटना देखी गई। नीला ज्वार देखा गया गाइस, ठीक है। क्या है नीला ज्वार, देख समझो। इस घटना को जैव संदिग्ध में बायोल्यूमिनेंस के नाम से आता है और इन्वायरमेंट में पूछ सकता है। इस घटना को क्या, जैव संदिग्ध बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से भी जाना गया। वर्ष 2016 के बाद यह घटना भारत के पश्चिमी तट पर प्रत्येक वर्ष घटित होती है। 2016 से यह घटना डायनोफ्लैगलेटस नामक पादप प्लवक के कारण घटित होती है। किसके, डायनोफ्लैगलेटस नामक पादप प्लवक के कारण। ये जो डायनोफ्लैगलेटस की कुछ प्रजातियां विषाक्त भी होती हैं तथा यह लाल ज्वार का कारण भी बनती है। किसका, लाल ज्वार का। अब चक्रवात निवार समझो। बंगाल की खाड़ी में 25 नवंबर 2020 को उत्पन्न साइक्लोन तमिलनाडु और पुडुचेरी समुद्र तट से टकराया। निवार जो है ईरान ने नाम सुझाया, जिसका अर्थ होता है बिजली। क्या होता है, बिजली। प्रारंभ में गंभीर श्रेणी में था और बाद में निवार बेहद गंभीर श्रेणी में परिवर्तित हो गया और इसने तमिलनाडु तट को पार किया और इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और चक्रवात में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य रहे। अब हरिकेन आमोटा आया। ये कहाँ आया दोस्तों, ये 20 नवंबर 2020 को मध्य अमेरिका का देश है निकारागुआ, उसके तट से टकराया। इसकी उत्पत्ति 15 नवंबर 2021 को कैरेबियन सागर में हुई। इसकी तीव्रता का आधार इस श्रेणी 4 में रखा गया। हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय तूफान की 5 श्रेणियाँ होती हैं। ये कौन सा था, श्रेणी 4 का। इस हरिकेन से कुछ दिन पूर्व इस क्षेत्र में एटा नामक हरिकेन भी आया था। देख रहे हो इस कितने हरिकेन और कितने साइक्लोन आ रहे हैं। अब आया टाइफून गोनी। 1 नवंबर 2020 को तूफान फिलीपींस के तट से टकराया। कहाँ से, फिलीपींस। फिलीपींस वायुमंडलीय, भूभौतिकीय, खगोलीय सेवा प्रशासन के अनुसार इस तूफान की गति इस टाइफून की गति 225 किलोमीटर प्रति घंटा देखी गई और 2020 का दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है टाइफून गोनी। क्वेश्चन बन गया गाइस यहाँ से।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, मैंने बताया था आपको, प्रशांत महासागर में टाइफून और अटलांटिक महासागर में हरिकेन बोला जाता है। और उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है गाइस। ठीक है, अब समझो आगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या है आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक बेस पे आ गए हम गाइस, जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, समझो। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वॉल्यूम 1 और 2 क्या है? तो 23 अगस्त 2021 को फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी जो है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री हैं, उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन खंड 1 और 2 उसका शुभारंभ किया, जो केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों पर संपत्तियों के मुद्रीकरण की पाइपलाइन है। ठीक है गाइस, जो केंद्रीय मंत्रालय हैं और जो पब्लिक क्षेत्र के हैं, यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों से परामर्श विकसित करेगी, जो केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुड़े अध्यादेश पर आधारित है। मैं इसको NMP बोलने वाला हूँ। NMP के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक गाइस, 4 साल की अवधि में 22, 23, 24, 25 समझो, 21 से 25 समझ लो, 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से इन्हें कुल 6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण क्षमता अनुमान लगाया है। कितना? एग्रीगेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल कितना? 6 लाख करोड़। ध्यान रखना, 4 साल के लिए 2022, 23, 24, 25, 2021 से 25 तक। यह अनुमानित मूल केंद्र जो है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, कौन सी? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत प्रस्तावित परव्यय यानी कि 43 लाख करोड़ रुपए का लगभग 14% है, जिसमें 12 से ज़्यादा संबंधित मंत्रालय और 20 से ज़्यादा संपत्ति श्रेणियाँ शामिल हैं। मूल्य के आधार पर वार्षिक ऋण के संदर्भ में 0.88 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित मूल्य वाली 15% परिसंपत्तियों को वित्त वर्ष 2021-22 में जारी करने की कल्पना की गई। इस संपत्ति श्रेणियों में सड़क, बंदरगाह, देखो नीचे दिखाता हूँ ये कौन कौन सड़क की हिस्सेदारी है। कुल पाइपलाइन मूल्यों में शीर्ष 5 क्षेत्रों की हिस्सेदारी समझो। सड़क की हिस्सेदारी 27%, रेलवे की 25%, बिजली की 15%, तेल और गैस पाइपलाइन की 8%, दूरसंचार की 6%। वो आपको हायरकी में पूछ सकता है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो 27 और 40 कितना हो गया? 27 और 40 हो गया 67, और ये 14 ये कंप्लीट नहीं हुआ, पाँचों का ये। तो नंबर 1 पे सड़क, नंबर 2 पर रेलवे, नंबर 3 पर बिजली, नंबर 4 पर रेलवे तेल और गैस पाइपलाइन, 5 पर दूरसंचार। ठीक है गाइस, अब यहाँ समझो। वित्तीय वर्ष 2020-25 के लिए क्षेत्रवार मुद्रीकरण पाइपलाइन बताया गया है। देखो करोड़ कितना सड़कों में होगा? 1,60,200 करोड़ रुपये सड़कों के लिए, समयावधि इसकी 4 साल रखी गई है। दूरसंचार के लिए 35,100 करोड़ रुपये हो सकता है, मैचिंग के लिए ध्यान रखो। रेलवे के लिए इन्होंने कितना रखा है? 1,52,496 करोड़ रुपये, और वेयर हाउसिंग के लिए 28,900 करोड़ रुपये, यानी कि कुल राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के 6 लाख करोड़ रुपये से है। बिजली पारेषण के लिए 45,200 करोड़ रुपये, खनन के लिए 28,747, बिजली उत्पादन के लिए 39,832 करोड़ रुपये, उड्डयन क्षेत्र के लिए 20,782 करोड़ रुपये, नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए 24,462 रुपये, बंदरगाह के लिए 12,828 करोड़ रुपये, उत्पाद पाइपलाइन अन्य के लिए 22,504 करोड़ रुपये, और स्टेडियम के लिए 11,450 करोड़ रुपये। शहरी रियल एस्टेट 15,000 करोड़ रुपये रखा है इसमें। ठीक है, ये राजकोषीय घटनाक्रम है, मैं जो बता रहा हूँ। अब देखो हरित ग्रीन टैक्स 25 जनवरी 2021 को गाइस, 25 जनवरी 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने प्रदूषित होने वाले, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की। ग्रीन टैक्स का मतलब, हरित कर का मतलब है वसूलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि 8 वर्ष से अधिक पुराने मालवाहक जो हैं, जो माल्ड होते हैं, ये उन पर लगाया जाएगा, और यह रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से देना होगा। और जो प्राइवेट वाहन है उन पर एक है 15 वर्ष बाद पंजीकरण प्रमाणन यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नवीकरण के समय लिया जाना प्रस्तावित है। और सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बस वगैरह पर यह कर कम दर से लगाया जाएगा। वहीं अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक हरित कर यानी पथकर का 50% तक वसूला जाएगा। अत्यधिक प्रदूषित शहरों में यानी कि जो जितने पॉल्यूटेड शहर हैं उसके हिसाब से लगेगा। ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल और वाहनों के प्रकार के आधार पर भी अलग अलग हरित कर
लगाए जाएंगे, ग्रीन टैक्स लगाए जाएंगे गैस, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को इस कर के दायरे से बाहर रखा गया है। तो समझो किस किस को बाहर रखा ग्रीन टैक्स में, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर वगैरह। वहीं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, एथेनॉल, एलपीजी आदि से चलने वाले वाहनों को इस कर से मुक्त रखा है, ठीक है। अब केंद्रीय बजट 2021-22 समझो। 1 फरवरी को 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, ठीक है गाइस। देखो डिटेल समझो, 34.83 लाख करोड़ रुपए से 5.54 लाख करोड़ रुपए नए संपत्तियों के सृजन पर खर्च होंगे, ठीक है, नए संपत्तियों पर, जो निश्चित रूप से सकारात्मक पहल है, ठीक है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद के केंद्रीय बजट इतने में आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत किया गया, आत्मनिर्भर भारत का। अब क्या था, इसके 6 स्तंभों पर ये आधारित था ये बजट 2021-22 वाला। कौन कौन से? नंबर 1 स्वास्थ्य एवं खुशहाली, हेल्थ एंड वेलबींग। नंबर 2 भौतिक एवं वित्तीय पूंजी अथवा संरचना, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। मानव पूंजी को पुनः ऊर्जावान बनाना, री इन्वाइगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। नवाचार एवं अनुसंधान तथा विकास, इनोवेशन एंड R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट्स के लिए गाइस, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ व्यय के संगठक कौन कौन से हैं, ये समझो। ये पूरा इसमें ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। यानी कि कहाँ पर ये एक्सपेंडिचर होगा 2021-22 का और कहाँ से ये प्राप्तियाँ आएंगी, दोनों समझो। देखो जो सबसे ज़्यादा खर्चा होगा एक्सपेंडिचर का, वो सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी में होगा। नंबर 1 पर क्या है, ब्याज अदायगी, जो ब्याज हम देंगे उसमें सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद 20% है गाइस, ठीक है। उसके बाद देखो 16% के साथ करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है, ये नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर गाइस क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं नंबर 3 पर हैं 13% के साथ, ठीक है गाइस। नंबर 4 पर वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10% और अन्य व्यय, ये दोनों 10% के साथ नंबर क्या 4 पर है गाइस। सब्सिडी जो है 9% देनी है आपको, और रक्षा में 8% खर्च करना है, और केंद्रीय प्रायोजित योजना में भी 9% खर्च करना है, पेंशन में 5%, ठीक है। अब आएगा कहाँ से समझो। देखो सबसे ज़्यादा पैसा जो आएगा गाइस उधार और अन्य देयताओं से आएगा 36%, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा 36% यहाँ से। उसके बाद आएगा GST से 15%, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर से 15%। नंबर 2 पर आ गया ये। नंबर 3 पे इनकम टैक्स से आएगा 14%, और नंबर 4 पर निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स से आया। नंबर 5 पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आया जो केंद्र लगाता है, और नंबर 6 कर भिन्न राजस्व से आएगा, ठीक है गाइस। ये होगी आपकी प्राप्तियां और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। आप देखो यहाँ समझो, स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों, कौन कौन से, निवारक यानी कि प्रिवेंटिव, उपचारात्मक क्यूरेटिव, और वेलबींग मतलब कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग यानी कि PCW पर, ठीक है। 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन हेतु कितना रुपया, 35,000 करोड़ रुपये मैचिंग के लिए आ सकता है, ध्यान रखना। और स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा हुई, जो विगत वर्ष यानी कि 2019 की तुलना में 2019-20 की तुलना में 137% अधिक है। कोरोना की वजह से इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, समझ गए। और वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपये, ध्यान रखना। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो ये कुल प्राप्तियाँ कितनी है, 51.34% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, और जबकि शेष 48.6% कितना है पूंजीगत प्राप्तियों का। 2 प्राप्तियाँ हैं, एक तो राजस्व यानी कि फिजिकल रिसीट और कैपिटल रिसीट। इसमें फिजिकल रिसीट ज़्यादा है 51.34%, और कैपिटल रिसीट कितनी है 48.66%। इस तरह कुल व्यय 84.09% राजस्व खाते पर होगा, और 15.91% पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है, ठीक है गाइस। अब समझो, अब देखो राजस्व घाटा वगैरह एक ही पूरा चार्ट है, देख लो। 2019 बजट अनुमान 2021-22। अब समझो राजस्व घाटा 19-20 में 3.3% और यहाँ 2.7। अब इस समय कितना है ये समझो, 5.1% रखा है, ठीक है गाइस। वहीं प्रभावी राजस्व घाटा 4.1% GDP का।
राजकोषीय घाटा 6.8% और प्राथमिक घाटा 3.1%। क्या है, जीडीपी का आएगा इस 2021-22 में, ये वाला समझो खाली। ठीक है, चारों घाटे मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो बता रहा हूँ इस पक्का और अच्छे से पढ़ के जाएगा, क्योंकि इसमें से ही आएगा और कहाँ जाएगा पेपर। और पढ़ोगे आप बार बार तभी तो होगा कुछ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब समझो 2021 में बात करें तो ये क्या है, 1,94,81,975 करोड़ रुपए का अनुमानित सगौ की तुलना में 14.4% की वृद्धि दर मानते हुए 2021-22 के बजट अनुमान में 2,22,87,379 करोड़ रुपए होने का पूर्व अनुमान है। ठीक है, ठीक है इस वर्ष 2021-22 में करों से कुल 22.17 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। इसमें से लगभग 49.98% प्रत्यक्ष करों से आएगा और बाकी का शेष 50.02% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्ति का अनुमान है। ठीक है गाइस, समझ गए। सफल करों की माने तो क्या है, 2021-22 के लिए 9.9% रहेगी क्या जीडीपी का परसेंट सकल दरों पे, सकल करों को माने तो देश के लिए। वहीं 2021-22 के लिए प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 4.9%, जबकि अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5% अनुमानित है। कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा जीएसटी का 6.30 लाख करोड़ रुपए का है। उसके बाद आयकर का 5.61 लाख करोड़ रुपए और निगम कर नंबर 3 पर मैंने बताया जैसा कि 5.47 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी रखता है। और करदाताओं के लिए कोई खास नहीं है, दो घोषणाएं हैं। नंबर 1 कि जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन हैं, जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज आय पर निर्भर हैं, उन्हें आईटीआर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इनकम टैक्स भरने की। दूसरी घोषणा यह जो होम लोन लेने वालों के लिए रही है, उन्हें सस्ते मकान की खरीद हेतु होम लोन की ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कर कटौती यानी टैक्स डिडक्शन और 1 वर्ष के बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि अब करदाता इस अतिरिक्त कर कटौती को 31 मार्च 2022 तक ले सकेंगे। ठीक है गाइस, अब समझो इधर ब्याज दर समझ लो। यानी कि जो कर देने वाली स्लैब्स हैं, 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना है आपको दोनों स्लैब्स में। 19-20, 20-21 की बात हो रही है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% दोनों स्लैब्स 19 और 20 में। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% कर दिया है और 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% और 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15%, 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर 30% गाइस। ठीक है, 21-22 में गाइस कितने 3,69,898.88 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है, ध्यान रखना। और यह जो है कितना है 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 42.98% कम है। और वहीं 2021-22 हेतु सब्सिडी में खाद्य उर्वरक पेट्रोल तथा ब्याज भुगतान का योगदान 98.06% है। कितना, खाद्य का, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा ब्याज भुगतान का। कुल सब्सिडी का लगभग 65.65% अकेले खाद्य मद में व्यय है। यानी कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको दी जाएगी, खाद्य को, उसके बाद उर्वरक को, फिर पेट्रोलियम तथा ब्याज भुगतान को। अगर मदवार बात करें तो सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी के बाद यूरिया सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी सबसे नंबर 1 पर। उसके बाद यूरिया सब्सिडी है 15.89%। उसके बाद पोषण आधारित सब्सिडी है 5.61%। फिर है किसानों के लघु अवधि ऋणों के ब्याज दर दी जाने वाली सब्सिडी है 5.26%। उसके बाद है एलपीजी सब्सिडी 3.80%। इसकी मदें हैं, तो अगर वो उसमें हायरकी में पूछे गए तो नंबर 1 पर क्या है, खाद्य सब्सिडी, नंबर 2 पर यूरिया सब्सिडी, नंबर 3 पर पोषण आधारित सब्सिडी, नंबर 4 पर किसानों की लघु अवधि के लिए जो ब्याज दर पर दी जाने वाली सब्सिडी, और नंबर 5 पे एलपीजी सब्सिडी सारी। बजटीय विवरण समझो 21-22 का, ये रहा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, 1 मिनट। तो वैसे देखो
बजटीय विवरण मैं आपको बताता हूँ। 21-22 का है। कुल प्राप्तियाँ 34,83,236 करोड़ रुपए की हैं और वहीं पर व्यय 34,83,236। ये एक मतलब एक ग्लिम्प में दिखा रहा हूँ पूरा आप एक साथ ही। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं दोस्तों? 51.234%। वहीं पूंजी प्राप्तियाँ यानी कि कैपिटल रिसीट 48.66% है गाइस। ठीक है, ये क्या है? कुल प्राप्तियों की बात हो रही है। वहीं कर राजस्व से कितनी? राजस्व प्राप्तियाँ में फिजिकल जो रिसीट आएंगी उसमें से कर राजस्व कितना है? 86.41% है और कर भिन्न राजस्व से 13.59% है। और वहीं कर भिन्न राजस्व से क्या क्या है? उधार एवं अन्य देयता से कितना है? 88.90% और अन्य प्राप्तियों से 10.33% और ऋणों की वसूली से 0.77% है। कुल व्यय में देखो, राजस्व खाते पर व्यय कितना है? सबसे ज़्यादा इधर ही है 84.09% और पूंजी खाते पर व्यय 15.91% है। और राजस्व खाते पर व्यय समझो, ब्याज भुगतान इनकी 27.64%, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता या अनुदान 7.48% और अन्य देखो 64.88% है गाइस। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ। अब बजट जो है गाइस 2021-22 में जो है ब्याज भुगतान हेतु लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। 2020-21 के बजट अनुमान यानी कि कितना? 7,08,203 करोड़ रुपए से लगभग 14.33% क्या है? ज़्यादा है जो संशोधन अनुमान था। अब देख सकते हो यार, इतना कुछ तो नहीं है लेकिन देख सकते हो। अब देखो प्रमुख योजनाओं पर व्यय, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। किस किस योजना पे 21-22 में व्यय किया गया? अब देखो मनरेगा पर गाइस योजना का नाम बजट अनुमान में 73,000 करोड़ रुपए लेके आए थे, लेकिन संशोधित अनुमान कितना है? 1,11,500 करोड़ रुपए। सॉरी 20-21 का है ये, और ये बजट अनुमान 21-22 का है। उसके साथ मनरेगा पर पहले 1,11,500, अब ये 73,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पहले 65,000 था, अब भी 65,000 करोड़ रुपए में है ये, समझ रहे हो। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर गाइस 28,244 था पहले, अब 34,300 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 35,554 करोड़ रुपए, अब 37,130 करोड़ रुपए मतलब बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 3,129 रुपये थी, अब 6,401 रुपये, 6,401 करोड़ रुपए है ये गाइस। करोड़ रुपए है मतलब इसका मतलब समझो करोड़ रुपए ही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 40,500 करोड़ रुपए था, अब 27,500 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 13,706 करोड़ रुपए था और इस साल 15,000 करोड़ रुपए का गया। फसल बीमा योजना भी 16,000 करोड़ रुपए इस बार, देख सकते हो आप, पहले इतनी थी। जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अब 50,011 करोड़ रुपए, बहुत एक्स्ट्रा बढ़ा दिया इस बार तो। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना 7,954, अब इस समय 11,588 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजना पर 11,500 करोड़ रुपये मतलब घटा दिया गया। और वहीं राष्ट्रीय भारत मिशन ग्रामीण पर गाइस 9,994 करोड़ रुपये रखा गया है बजट में। अब समझो पीएम आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना। भारत को स्वस्थ बनाने हेतु बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। यह अगले 6 वर्षों में गाइस 64,180 करोड़ रुपए की परिव्यय की योजना है और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगी। ठीक है, किससे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से। अब देखो मिशन पोषण 2.0 देश के स्वास्थ्य एवं खुशहाली हेतु पोषण को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में रेखांकित किया गया है। पोषण को मजबूत करने हेतु केंद्रीय बजट में संपूरक पोषण कार्यक्रम तथा पोषण अभियान का विलय करने हेतु मिशन पोषण 2.0 प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ठीक है, वहीं जल जीवन शहरी मिशन जो है इसकी आपूर्ति के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये खर्च करने इस पर 5 वर्षों में। जल जीवन शहरी मिशन पर जो प्रारंभ किया गया है ये किया जाएगा गाइस, सॉरी, जिसमें 2.86 करोड़ घरों में क्या है नल कनेक्शनों के साथ साथ 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति की जाएगी, जिसमें 500 अमृत शहरों को भी तरल अपशिष्ट जो रेसिडुअल बचा हुआ लिक्विड वाला उसका प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, अब इधर आते हैं थोड़ा सा क्या है शहरी स्वास्थ्य भारत मिशन 2.2, इसको भी समझो क्या है। एक मिनट गाइस, ठीक है। तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.2
2021-26 5 सालों के लिए गाइस, और इसकी अवधि में कितना 1,41,678 करोड़ रुपए। और शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को कार्यान्वित किया जाएगा इसका, ठीक है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, बजट में 13 क्षेत्रों यानी कि 13 सेक्टर्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना इन्हें बोलते हैं PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है PLI इस बार। इस योजना हेतु सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की खर्च किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2021-22 से है। इससे मित्र योजना है, वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है, उसको कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, उसकी निवेश यानी कि निवेश आकर्षित करना है कि इन्वेस्टमेंट करें हमारे यहाँ के लोग। उसके साथ ही रोजगार का सृजन करना है, उसके बढ़ाने हेतु PLI स्कीम के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसे मित्र स्कीम बोलते हैं, उस योजना को प्रारंभ किया जाएगा। 3 वर्ष की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे गाइस। विकास वित्त संस्थान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, DFI है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु दीर्घकालिक ऋण यानी कि लंबे टाइम के लिए अपेक्षित किया गया, जिसके लिए एक ऐसे वित्तीय संस्थान की आवश्यकता है जो बुनियादी ढांचागत वगैरह वित्त पोषण हेतु एक प्रदाता, सुविधाजनक और उत्प्रेरक हो, यानी कि प्रोवाइडर, अनेबलर एंड कैटालिस्ट का काम करे, ठीक है। तो उसकी भूमिका निभाए इसके बीच में, ठीक। तो इसलिए इसके विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु एक विधेयक लाने की घोषणा की गई। सड़क अवसंरचना का समझो, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा 1,08,100 लाख करोड़ रुपए का विस्तारित परिवहन एक्सपेंडिचर लाया गया है, जिसमें 1,08,230 करोड़ रुपए पूंजी के लिए हैं, ठीक है। वहीं रेलवे संरचना समझो, राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की तैयारी की गई है। 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र संरचित करना है। 2021-22 में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए से माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया, इसमें 5,000 करोड़ रुपए डालकर इसको दोगुना किया जाएगा। सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना की प्रस्ताव लाया गया है। आगामी गणना के भारत के इतिहास में पहली डिजिटल गणना है ये, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया है ये समझो, पहली डिजिटल गणना होगी। इसके अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाली सरकार द्वारा 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, 3,768, ठीक है। वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि में 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आकस्मिकता मतलब कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक। अब आर्थिक समीक्षा समझो, अब तक बजट समझ लिया, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आता है गाइस, तो समझ लो एक बार ढंग से। 2020-21 का आर्थिक समीक्षा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने 29 जनवरी 2021 को संसद में प्रस्तुत किया। IMF की माने उसके आकलन के अनुसार 2020 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 3.5% की कमी दर्ज की गई, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन में, जबकि वर्ल्ड बैंक के माने तो ये 4.3% रहा, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, GDP मान लो या GDP मान लो, जो मानना है, ठीक है। ग्लोबल डेवलपमेंट GDP, ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोसेस GDP। भारत ने अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए 4 आयाम वाली रणनीति यानी कि 4 पिलर स्ट्रेटेजी को अपनाया। नंबर 1 महामारी पर नियंत्रण यानी कि कंटेनमेंट, राजकोषीय फिस्कल वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की भारत ने। NSO जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने उसके अग्रिम अनुसार के अनुसार भारत की वास्तविक GDP 2021 में -7.7%, किसके अनुसार दोस्तों ध्यान रखना, NSO मिनिस्ट्री ऑफ SPI के अंदर काम करता है ये NSO, उसके अनुसार -7.7% रही 2021 में। और 21-22 में इसी के अकॉर्डिंग GDP 11% अनुमानित है, और सांकेतिक जो नॉमिनल GDP है उसकी समृद्धि दर 15.4% रहेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक की सर्वाधिक है। वहीं 2021-22 में कृषि की विकास दर 3.4% आकलित की गई है। गाइस 100% दावे के साथ कर रहा हूँ, यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो 2020-21 के दौरान उद्योग, इंडस्ट्री मतलब और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस में कम से, उद्योग में मतलब 9.6% और सर्विस सेवा में मतलब 8.8% की कमी आने का अनुमान है। और इस कमी इसलिए आई कोविड की वजह से, ठीक है।
वहीं 2020-21 के दौरान भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र रहा, यानी कि जो निवेश करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा निवेश हुआ। नवंबर 2020 की माने तो FPI के मामले में, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की माने तो $9.8 बिलियन रहा नवंबर 2020 का, जो महीने के संदर्भ में वर्तमान तक का अब तक का सर्वाधिक है। विश्व के उभरते बाजार में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे वर्ष 2020 में इक्विटी के रूप में FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ, एकमात्र ऐसा देश रहा। अक्टूबर 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जो है सेंसेक्स और निफ्टी ने भारत के मार्केट कैप में और GDP अनुपात के 100% को पार कर लिया है। ये सब फालतू का है, ये कोई ज़रूरत नहीं। देखो आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार माने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खर्च GDP के 1% से बढ़कर 2.5 से लेकर 3% बढ़ गया, यानी कि अगर स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो ऑब्वियस है यार, कोविड की वजह से इतना खर्च बढ़ा है। ये सब स्वास्थ्य देखभाल के लिए लोगों द्वारा किया जाने वाला खर्च 65% से घटकर 35% अनुमानित है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझो। अब प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्र आय, ये समझो ये क्या है। वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2020-21 में 1,26,968 रुपये, ये वर्तमान कीमतों पर हो रहा है प्रति व्यक्ति, और स्थिर कीमतों पर 86,456 रुपये, ये स्थिर कीमतों पर पूछा जाता है, देख लेना आप। वृद्धि दर -5.4 और वृद्धि दर -8.9, ये अग्रिम अनुमान है। अब देखो GVA में सकल मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार हिस्सेदारी समझ लो। ठीक है, कृषि, उद्योग और सेवा में ये प्रतिशत में दे रखा है। देखो ये कृषि है, ये उद्योग और ये सेवा 2020-21 में। ठीक है, देख लेना मैं पूरा एक बार गाइस। और सकल घरेलू बचत समझो, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स वर्तमान बाजार कीमतों पर, तो 2017-18 में थी 32.4, घरेलू क्षेत्र में 19.2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद निजी निगम क्षेत्र में, फिर सार्वजनिक क्षेत्र में। और वहीं 2018-19 में देखो, देख लो, मैं पूरा देख सकते हो आप एक बार, घरेलू क्षेत्र में भी ज़्यादा है और निजी निगम क्षेत्र में, फिर सार्वजनिक क्षेत्र में। अब देखो प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य दिए गए हैं 19-20 के अकॉर्डिंग। चावल सबसे ज़्यादा देखोगे इस पश्चिम बंगाल नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, 3 पंजाब। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब में। मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना। और कुल यानी कि मोटे अनाज सबसे ज़्यादा राजस्थान में और कर्नाटक एज यूजुअल, फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, समझ गए, देख लेना एक बार और। अरहर, तूर कर्नाटक देख लो आप, सारी चीज़ें, मूंगफली वगैरह देख लो, सोयाबीन देख लो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, गन्ना देख लो एक बार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र। जूट और मेस्ता देख लो, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। शीर्ष आयात की वस्तुएं देखो, सबसे ज़्यादा क्या क्या आयात किया। सबसे ज़्यादा आयात किया गया पेट्रोलियम क्रूड ऑयल 14.3%, कंपेरिजन कर लेना अपने हिसाब से। पेट्रोलियम उत्पाद 6.0%, स्वर्ण 5.6%, दूरसंचार उपकरण 4.5%, और कोक और कोयला या ब्रिक्स वगैरह 4.6। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो पेट्रोलियम क्रूड आएगा, फिर पेट्रोलियम उत्पाद, फिर स्वर्ण, फिर दूरसंचार उपकरण। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश वो वस्तुएं थी। अब देश समझो, सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से किया हमने। सबसे ज़्यादा चीन से खरीदा 17.7%, फिर अमेरिका से 7.5%, फिर UAE से 6%, फिर हांगकॉन्ग के 4.3%, फिर सऊदी अरब। 5वें नंबर पर सऊदी अरब है। ठीक है, पहले चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 4 पे हांगकॉन्ग। ठीक है, अब एक्सपोर्ट समझो। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसको किया हमने, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा USA को 18%, फिर चीन 7.8%, फिर संयुक्त राज्य अमीरात 5.6%, फिर हांगकॉन्ग और फिर सिंगापुर। ठीक है, निर्यात करने वाली वस्तुएं समझो क्या क्या निर्यात किया हमने। पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज़्यादा, फिर औसत निर्माण या जैविक बायोलॉजिकल्स 7.1, फिर मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर 5.5% के साथ, लोहा एवं इस्पात, फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरण गैस। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है गैस, उत्तर प्रदेश बजट। एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा ऐसे, एक नहीं, मैं तो 2-3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब समझो 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री साहब हैं सुरेश खन्ना,
उन्होंने 5,50,270.7 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पहले के बजट अनुमान के अनुसार उसकी तुलना में 7.29 तथा 32.68% अधिक है। ठीक है, विगत वर्ष के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान की तुलना में, बजट अनुमान की तुलना में 7.29 और संशोधित अनुमान की तुलना में 32.68% अधिक। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट इतिहास का पहला डिजिटल पेपरलेस बजट है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया और ये वर्तमान सरकार का 5वां पूर्ण बजट है जो योगी सरकार है। इसके माध्यम से जो सुरेश खन्ना जी हैं वित्त मंत्री साहब, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने हेतु आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य करने का लक्ष्य रखा और 4 स्तंभ होंगे। कौन कौन से? अब स्थापना विकास नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे जन स्वास्थ्य और नंबर 3 पे मानव संपदा एवं सामाजिक संस्कृति विकास, नंबर 4 पर कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप का विकास गाइस। ठीक है, सॉरी गाइस, एक मिनट। सॉरी फॉर दैट गाइस। अब समझो, उपरोक्त नीति की अपूर्व सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को घोषित किया गया और इसमें अगले 5 वर्षों में 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार एम्प्लॉयमेंट का लक्ष्य रखा है इन्होंने। लखनऊ में BBB मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है और इसमें सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है गाइस। अब आर्थिक समीक्षा 2020-21 की अर्थ एवं संख्या प्रभाग जो है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने 2019-20 हेतु क्या कुछ आंकड़े जारी की। स्थिर मूल्य पर 2011-12 रखा है उन्होंने बेस ईयर एवं प्रचलित यानी कि करंट प्राइस पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कम से 3.8% और 6.5% दर्ज की गई। क्षेत्रवार वृद्धि देख लो, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक देश क्षेत्र में टोटल योगदान देख लो। प्राथमिक क्षेत्र का 25.3%, द्वितीयक का 24.9% और तृतीयक का 49.7%। ठीक है, अब देखो 19-20 के तुरंत अनुमान के अनुसार राज्य की निवल राज्य घरेलू उत्पाद की संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2012-13 में जो है 35,812 रुपये थी। अब 2018-19 में कितनी हो गई है? अब हो गई है 65,704 रुपये 2019-20 में, 65,704 रुपये गाइस। ठीक है, और स्थिर कीमतों पर देखो 2011-12 का जो ये बेस ईयर है, प्रति व्यक्ति आय अब कितनी होगी? 44,618 रुपये इस साल के लिए 19-20 के लिए। वहीं 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों की माने राजस्व के राजस्व में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश था 45.53% और अब कितना है? 54.4% केंद्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में GST की हिस्सेदारी माने तो 39.5% है और वैट का अंश लगभग जो वैट लगाया जाता है 16.7% है और राज्य उत्पाद शुल्क का अंश 21.9% और स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का अंश है 13.4% है गाइस। ठीक है, और समझो क्या है ये। और मानव वन्यजीव की माने देश का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन करने के कारण राज्यों में बाघों की जो संख्या 2014 में 117 थी, अब 2018 में कितनी होगी? 173। वहीं पशुधन या कुक्कट को छोड़कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, जहां कुक्कट को छोड़कर पशुधन में पहले स्थान पर है, जहां कुल पशुधन का 13.4% है। कुक्कट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान कुल 2.56% है। वहीं वैश्विक स्तर पर भारत मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान, झींगा उत्पादन में प्रथम है और मत्स्य उत्पादन में चाइना के बाद दूसरा है, जहां कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 6.30% उत्पादन होता है। तो वहीं आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिमी बंगाल और तीसरा उत्तर प्रदेश। राज्य स्तर पर जन्म दर वर्ष 2019 के 28.7 से गिरकर 2018 में कितनी हो गई है? 25.6 पर आ गई है और मृत्यु दर 8.2 से घटकर 6.6 हो गई है। इसमें प्राकृतिक वृद्धि दर 1.5 प्रति हजार की कमी आई है गाइस। ठीक है,
वहीं शिशु मृत्यु दर के मामले में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो 2018 में 43 प्रति हज़ार जीवित जन्म पर आ गई है, और इसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़े राज्यों में नंबर 1 पर, और मध्य प्रदेश के पश्चात यूपी दूसरे स्थान पर है। राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी में प्रतिशत देखें तो 2015-16 में 2.63% था, जो 2018-19 में घटकर 2.38% रह गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और गौरैया एवं अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस। अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना समझो। 12 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए रोजगार के अवसर के लिए क्या किया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना घोषणा की है। 9 दिसंबर 2020 को मोदी साहब ने उनकी अध्यक्षता में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई, और इसकी पूरी योजना की जो अवधि है 2020 से 23 3 साल के लिए 22,800 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमति दी गई। अनुमान क्या है। यह योजना नए कर्मचारियों को रोजगार देने एवं कोविड-19 के दौरान जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी है, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए पुनः नियोजित करने वाले नियोक्ताओं यानी कि ईपीएफओ में पंजीकृत को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है। ठीक है गाइस। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ मानी जाएगी, और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि 31 मार्च 2020 तक विस्तारित किया गया है। ठीक है। अर्थव्यवस्था की मजबूती हेतु राहत पैकेज की घोषणा 28 जून 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत पैकेज प्रदान किए। ठीक है। कौन कौन से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, कौन कौन से में ये देख लो। महामारी से आर्थिक राहत नंबर 1, महामारी से आर्थिक राहत नंबर 2, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुदृढ़ बनाना नंबर 3, विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन। ठीक है। कुल 6,28,993 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया। उसके तहत 17 उपाय की घोषणा की गई, और कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए यानी कि 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और 60,000 करोड़ रुपए अन्य क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना घोषित की गई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में शामिल आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए। वहीं राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता यानी कि नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से परियोजना निर्यात हेतु 33,000 करोड़ रुपए तथा निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। ठीक है गाइस। अब देखो प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटनाक्रम देखते हैं। ये कुछ इंडेक्स वगैरह हैं, किसने दिए, क्यों दिए, क्या दिए, समझो। वित्तीय समावेशन सूचकांक 17 अगस्त 2021 को आरबीआई ने राष्ट्र स्तर पर वित्तीय समावेशन को मापने के लिए लॉन्च किया। वित्तीय समावेशन सूचकांक मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय सूचकांक 53.9 है, जबकि मार्च 2017 की अवधि के लिए यह 43.4 था गाइस। ठीक है। किसने, आरबीआई ने इसको लॉन्च किया। इसमें 0 से 100 के बीच अंक प्रदान किया जाता है। 0 का मतलब है पूर्ण वित्तीय अपवर्जन और 100 का मतलब है पूर्ण वित्तीय समावेशन इंक्लूजन। आरबीआई का अधिशेष हस्तांतरण मई 2021 में आरबीआई ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए यानी कि 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए 9 माह की अवधि के लिए कितना 99,200 करोड़ रुपये लेखा अवधि के लिए की अधिशेष राशि का हस्तांतरण करने का निर्णय लिया, सरप्लस देने का। आकस्मिक जोखिम बफर यानी कि कंटीजेंसी रिस्क बफर को 5.5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया। वहीं वर्तमान में आरबीआई बैंक ने अपना लेखा यानी कि अकाउंटिंग ईयर अप्रैल मार्च कर दिया है, जबकि पूर्व में यह जुलाई से जून था। अब क्या अप्रैल मार्च कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 19-20 एवं 18-19 में कम से 57,127 करोड़ रुपए और 1,75,987.73 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। ठीक है। अब देखो अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क समझो क्या है। सितंबर 2021 में देश में
वित्तीय डेटा साझा प्रणाली, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क का अनावरण किया गया, AA नेटवर्क का, जो निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। इस नेटवर्क के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर हैं उनको अपने वित्तीय रिकॉर्ड पर आसान पहुंच और नियंत्रण मिल सकेगी, और साथ ही ऋण प्रदाता तथा फिनटेक कंपनियों, जो फिनटेक कंपनियां हैं, उनके ग्राहकों के लिए संभावित संख्या में विस्तार हो सकता है। ओपन बैंकिंग की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में ये भारत का पहला कदम है, जो लाखों ग्राहकों को सुरक्षित और कुशल तरीके से अपने वित्तीय डेटा तक डिजिटल रूप में पहुंच बनाएगा। यह प्रणाली ऋण और धन प्रबंधन को बहुत तेज और किफ़ायती बना सकती है। ठीक है, अब देखो कृषि एवं संबंध क्षेत्र से मामला समझो क्या है। कृषि के मामले एक एक चीज़ को कितना डिटेल में बता रहे हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, डू व्हाटएवर यू प्लीज़ कर दीजिएगा गाइस, यार इतना तो कर ही सकते हो। मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन में प्रथम अग्रिम अनुमान समझो। 21 सितंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड एग्रीकल्चर, उसकी मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए। ठीक है, इस बार प्रथम अग्रिम केवल खरीफ फसल की बात हो रही है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 150.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों में औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन ज़्यादा है। वही चावल का है कितना, 107.04 मिलियन टन, जो विगत 5 वर्षों में औसत था 97.983 मिलियन टन, जो 9.21 मिलियन टन ज़्यादा है। खरीफ सत्र में पोषक या मोटे अनाजों का उत्पादन 34 मिलियन टन अनुमानित, तो 31.8 मिलियन टन औसत के हिसाब से 2.1 मिलियन टन ज़्यादा है। 21-22 के दौरान खरीफ दलहन उत्पादन 9.4 मिलियन टन रहा। ठीक है, और बाकी का देखना चाहो देख लेना। गन्ने का देख लो, 419.25 मिलियन टन अनुमानित है, पिछले साल से कितना 57.18 मिलियन टन अधिक है। कपास की गांठें देख लो। रबी फसलों का MSP देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 के लिए 8 सितंबर 2021 को आर्थिक मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति का CCEA, उसने 2022-23 के लिए रबी फसलों के MSP की वृद्धि की मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने जहां MSP में सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर एवं रेपसीड शस्यन की प्रत्येक में 400 रुपये इंगित की है, वहीं प्रति क्विंटल के लिए की गई। वहीं सबसे कम वृद्धि जो है 35 रुपये प्रति क्विंटल के लिए की गई है दोनों में। 22-23 के लिए न्यूनतम MSP समझ लो, ये पूछ लेता है वो मैचिंग में। गेहूं के लिए दोस्तों कितना है, 21-22 में 1975 रुपये प्रति क्विंटल था, और 2022-23 में 2015 रुपये प्रति क्विंटल लगा, यानी कि 40 रुपये की शुद्ध वृद्धि। जौ के लिए, जौ में 1600 रुपये था, 1600 अब 1635 कर दिया है। 2022-23 के लिए 35 रुपये की वृद्धि। ठीक है, इस 21-22 का डाटा ये है, ये वाला डाटा 21-22 का है, और ये वाला डाटा 22-23 का, तो आप देख लेना है ना। चना के लिए देखो 5100 है, 5233 रुपये कर दिया है, 123 रुपये बढ़ा दिए हैं। मसूर में सबसे ज़्यादा और रेपसीड में सबसे ज़्यादा 400 बढ़ाया है, सबसे ज़्यादा मसूर और रेपसीड और सरसों में। कुसुम के लिए देख लो। ठीक है, गेहूं का देखिए, गेहूं का क्वेश्चन पूछ सकते हो, गेहूं और जौ का याद करना अच्छे से। अब खाद्यान्न उत्पादन चतुर्थ अग्रिम अनुमान देख लेना यार, अग्रिम अनुमान वगैरह इतना कुछ है नहीं। ठीक है, ये दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ समझो कुछ। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 30 स्थान पर रहा। हॉर्टिकल्चर में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 का जो आंकड़ा है, एग्रीगेट जो अनुमान है, उस कुल सब्जी उत्पादन में 30 राज्यों का अगर क्रम देखें तो कुल सब्जी उत्पादन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, नंबर 4 पे बिहार और गुजरात। वहीं 2021 में अगर सेकेंड मामला देखें, कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश क्या है, शीर्ष पर बना हुआ है विगत वर्ष की भांति भी। ठीक है, वहीं महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर है। खरीफ फसलों का MSP देख लो, 9 जून 2021 को मंत्रिमंडल की वही समिति, उन्होंने खरीफ फसलों के लिए MSP जारी की। सर्वाधिक वृद्धि 452 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तिल में, और MSP जो है इसकी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,307 रुपये में हुई। ठीक है, बाजरा का मूल्य पर भी 50% हुई। अब देख लो किस किस में है, एक बार देख लो। सेम है जैसे मैंने वहाँ रबी फसलों के लिए बताया, ऐसे ही है इधर ही। देखो धान के लिए जो सामान्य धान है उसके लिए
1868 रुपये था 20-21 में, अब 1940 कर दिया है 21-22 में, करीब 72 रुपये बढ़ा दिया है। धान किस्म ए पहले 1888 था, अब 1960 कर दिया। ज्वार संकर ए 2620, अब 2738। ज्वार मलडांडी 2640, 2758। बाजरा 2150, 2250, 100 रुपये बढ़ा दिया। रागी 3295, 3377। मक्का 1850 और 1870। देख लेना है, सारा देख लेना, मैच करना चाहो तो एक बार चाहो देखना, वैसे वो ही इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग वाले, ठीक है। अब कस्तूरी कॉटन समझो क्या है। ये भारतीय कपास का नया ब्रांड है कस्तूरी कॉटन। 7 अक्टूबर 2020 को द्वितीय विश्व कॉटन कपास दिवस वो मनाया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रीमियम कपास इंडियन प्रीमियम कॉटन के लिए अब तक का पहला ब्रांड और लोगो जारी किया, ठीक है। विश्व व्यापार में भारतीय प्रीमियम कपास यानी कि अब कस्तूरी कॉटन का नाम से जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड अपनी सफ़ेद चमक, मृदुलता, शुद्धता तथा शुभ्रता, अंगूठेपन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व संपूर्ण विश्व में करेगा। भारत प्रीमियम कॉटन जो कि एक लंबी स्टेपल रेशा कपास जो है, इसकी लंबाई इतने इतने है, कस्तूरी कॉटन ब्रांड नाम से विभूषित किया गया है गाइस, ठीक है। अब ये समझो, इनके नाम समझ लो कौन कौन सी सब 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कपास की सभी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गॉस्पियम आर्बोरियम यानी एशियाई कपास कहते हैं, और जी बॉर्बेंडेस इजिप्शियन कपास, इजिप्ट की इजिप्शियन बोलते हैं इसको। वहीं जी हर्स्यूटम यानी कि अमेरिकी कपास, और जी हर्बेशियम एशियाई कपास। और भारत का जो हाइब्रिड कपास उत्पादन में जी हर्स्यूटम प्रजाति का जो अंश है वो 88% है, ठीक है। वहीं बीटी कॉटन की सभी हाइब्रिड प्रजातियाँ जी हर्स्यूटम से संबंधित हैं, जो कि अमेरिकी कपास है, जो है जी हर्स्यूटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाओ देख लेना, पीपा वगैरह ये कुछ खास नहीं है। और गुजरात में जो कपास है वो सबसे उच्च गुणवत्ता की है, इसके कारण अमेरिकी कपास के समकक्ष माना जाता है उसे। और तमिलनाडु में लंबे रेशे वाली कपास से बोलते हैं सुबिन कपास, मिस्र के कपास के समकक्ष है, ठीक है। अब देखो उद्योग क्षेत्र पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं? उद्योग क्षेत्र पे। गाइस बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो प्लीज़ अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे पूरा, थोड़ा सा बचा है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे इसको। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं, समथिंग 1.5 आवर का वीडियो हो गया है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर सब दबा के शेयर कीजिए गाइस, थोड़ा सा हमें एंगेज मिले, और आप पढ़ते रहिए। एंड गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट गाइस, एंड लव यू ऑल, एंड गुड लक गाइस। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है।